Hello friends. Today we are going to discuss and most important topic of motion class 9, that is the graphical representation of motion part 2. So welcome to e-classmates, your online study partner. Now let's start. तो हालांकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ चीज़ों को पढ़ रखा है, जैसे कि ग्राफ क्या होते हैं एंड सेकंड वन की जो कंडीशंस ऑफ डीटी ग्राफ होती हैं उसमें फर्स्ट कंडीशन हम लोग ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उसको विजिट करें, ताकि ये जो सेकेंड पार्ट है, जो आज का वीडियो है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ सके। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग अपने आज के वीडियो को यानी कि पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का छोटा सा रिकैप हम लोग इस वीडियो में ले लेते हैं। डैट की ग्राफ क्या होता है? अ ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड अ ग्राफ। ठीक है, यानी कि हम लोग किसी भी टू क्वांटिटीज़ को, कोई भी टू क्वांटिटीज़ जब हम लोग उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं उसी को हम लोग बेसिकली ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस भी कैसी होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव एक्सिस पे होती है, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव एक्सिस पे होती हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होती है और कौन सी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे होती है। ओके, तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस पे होती है और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल तरीके से ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देख रखा है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता है उसका सबसे पहला ग्राफ होता है, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे थे। तो जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? वो बेसिकली पॉजिटिव होता है। ठीक है, टाइम भी कैसी होती है? वो भी पॉजिटिव होती है। जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो कहाँ होती है? वो वाई एक्सिस पे होती है। यानी कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि वो वाई एक्सिस पे होगी। ठीक है, टाइम कैसी क्वांटिटी है? वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे रहेगी। ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कि डिस्टेंस कहाँ होगी? वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगी और टाइम कहाँ होगी? वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कंडीशंस कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं डिस्टेंस। तो सबसे पहला कंडीशन था व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि जो बॉडी रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रही है, तो उस वक्त उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका जो नेचर होगा ग्राफ का वो कैसा होगा? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसकी नेचर क्या होगी? ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो क्या होगा? पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, जैसा कि हम लोग अपने इस ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कहाँ है? डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। और हम लोग देख सकते हैं कि जो नेचर है ग्राफ का वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो जब भी बॉडी रेस्ट में होती है तो हम लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ओके, नाउ आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, देन उस कंडीशन में उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो इसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से और डिटेल वे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं हम लोग आज के मेन टॉपिक की तरफ, दैट द सेकेंड कंडीशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट इज द व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं जब बॉडी कैसी मूव कर रही होगी? वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही होगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि इक्वल डिस्टेंस जब कवर किया जाएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहने का क्या मतलब होता है? जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चार्ट को ड्रॉ करके रखा है, बट यहाँ पे नहीं, हम लोग इसको इनिशियल फेज से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग एक ऐसा कंडीशन देखते हैं जहाँ पे ये एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, ये ए पोजीशन से लेकर के जेड पोजीशन तक। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है जो वेरिएबल पॉइंट से होकर के जाता है, जैसे कि बी पॉइंट, सी पॉइंट,
डी पॉइंट एंड फाइनली ये जेड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो कितना टाइम कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब वो स्टार्टिंग ए पोजीशन से कर रहा था तो उसकी टाइमिंग कितनी थी, 0 सेकेंड थी और उसकी डिस्टेंस कितनी थी, वो 0 मीटर थी। ठीक है, देन वो ए पोजीशन से स्टार्ट करने के बाद वो धीरे धीरे ट्रैवल करते करते वो बी पोजीशन तक आता है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड बी पोजीशन पे हम उसका टाइमिंग जब देखते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या होती है, 1 सेकेंड होती है और इसने ट्रैवल कितना किया होता है, 2 मीटर। ओके, देन वो अगेन वो ट्रैवल करते करते वो सी पोजीशन पे आता है और सी पोजीशन पे जब टाइमिंग देखी जाती है तो उसकी टाइमिंग होती है 2 सेकेंड एंड वो कितना ट्रैवल कर चुका होता है, वो 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होता है। देन अगर हम लोग आगे देखते हैं किसी डी पोजीशन पे आने के बाद तो उस वक्त उसकी टाइमिंग होती है 3 सेकेंड और उसका डिस्टेंस कितना कवर होता है, 6 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है। एंड नेक्स्ट हम लोग फाइनली अगर जेड पोजीशन को देखते हैं तो यहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी टाइमिंग मेजर की जाती है तो वो 4 सेकेंड होता है और अगर उसकी डिस्टेंस मेजर की जाती है तो वो 8 मीटर होता है। ओके, तो नाउ अब हम लोग इस कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं ताकि हम लोगों को यूनिफॉर्म मोशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ सके और ये भी समझ में आ सके कि ये इक्वल डिस्टेंस कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है। अगर हम लोग इस कंडीशन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो फिर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस कंडीशन को ड्रॉ करना वो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये ए बी इंटरवल के बारे में। ठीक है, कि ये जो ए बी इंटरवल है, ए बी इंटरवल में उसको टोटल टाइम कितना लगता है जाने में और कितना डिस्टेंस वो कवर करता है ए बी इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट करते हैं तो टाइम कितना होगा, यहाँ 0 सेकेंड से उसने चलना शुरू किया था। ठीक है, बी पोजीशन पे आते आते उसकी टाइमिंग कितनी हो गई, 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो टोटल टाइमिंग कितनी हो गई हमारी टाइमिंग हो गई 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ए बी इंटरवल में डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, तो वो बी पोजीशन पे आने के बाद उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 2 मीटर थी। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, 0 मीटर से, यानी कि इसकी अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 2 मीटर। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि बीसी इंटरवल के लिए उसकी टाइमिंग कितनी होगी और उसने बीसी इंटरवल को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस चला है। ठीक है, नाउ हम लोग फाइंड करते हैं बीसी इंटरवल के लिए। ठीक है, तो बीसी इंटरवल में टाइमिंग कितनी है, जब सी पे वो रीच करता है तो उस वक्त उसकी टाइमिंग होती है कितनी, 2 सेकेंड। ठीक है, बी पे उसकी टाइमिंग कितनी थी, 1 सेकेंड। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे टाइमिंग को फाइंड कर लेते हैं, 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, यानी कि फाइनल टाइमिंग माइनस इनिशियल टाइमिंग। ठीक है, तो ये कितनी आ जाती है, 1 सेकेंड आ जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करके कि बीसी इंटरवल में डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, यानी कि सी का डिस्टेंस माइनस बी का डिस्टेंस, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 मीटर माइनस 2 मीटर, तो अगेन यहाँ पे डिस्टेंस कितना आता है, 2 मीटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं उसी तरीके से हम लोग सी डी इंटरवल के लिए भी देख लेते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर डी जेड इंटरवल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सी डी इंटरवल के लिए टाइमिंग देख लेते हैं। तो अगेन ये सी डी इंटरवल के लिए 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, तो ये टाइमिंग कितनी होगी, ये 1 सेकेंड की ही होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सी डी इंटरवल में उसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी पे उसका डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, और यहाँ पे सी पे उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 4 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 मीटर को होगा, कितना हुआ, 2 मीटर का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लास्ट इंटरवल के लिए देखते हैं, दैट इज डी जेड इंटरवल। ठीक है, डी जेड इंटरवल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि टाइम कितना हुआ। तो अगेन हम लोग देख सकते हैं 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एंड अगेन हम यहाँ पे अगर डिस्टेंस को देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ, 8 मीटर माइनस 6 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी इंटरवल में, यहाँ ए बी इंटरवल में उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में 2 मीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, अगर वही हम लोग बीसी इंटरवल के बारे में देखें तो यहाँ पे भी बीसी इंटरवल में उसको 1 सेकेंड का टाइम लगता है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, नाउ अगर हम सी डी इंटरवल को देखें तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, 2 मीटर। एंड नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ डी जेड इंटरवल में देखें तो यहाँ पे भी टाइम कितना लगता है, 1 सेकेंड, और ट्रैवल कितना करता है, 2 मीटर। तो इसका यही मतलब है कि वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे भी 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बीसी इंटरवल में भी 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सी डी इंटरवल में भी 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और डी जेड इंटरवल में भी 1 सेकेंड के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यही मतलब होता है 2
कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का मोशन करता है कि वो हर इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि इस पूरे कंडीशन से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। नाउ अब हम लोग समझते हैं कि इस कंडीशन में हम लोग ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तब। ओके, तो अब हम लोग इस कंडीशन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और ग्राफ भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो टाइम है वो सेकंड में है और ये जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में है। ठीक है, तो 0 सेकंड पे 0 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल होता है। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर वो 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, एंड 4 सेकंड के अंदर वो 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। 6 सेकंड आते आते वो 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है और वो 8 सेकंड आते आते 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो अगेन हम लोगों ने जो यहाँ पे अपने इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में, हर इंटरवल में वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, हर इंटरवल में हम लोग देख सकते हैं कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी बताई गई है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करते हैं इस तरीके से इंटरवल्स को ड्रॉ करके। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इंटरवल में 0 सेकंड से 2 सेकंड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो टोटल टाइमिंग है वो कितनी हो गई, यहाँ पे टाइमिंग हो गई 2 सेकंड की और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 0 to 3 यानी कि 3 मीटर। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंटरवल के लिए यानी कि दिस इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे भी अगेन अगर हम लोग यहाँ पे टाइमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग कितनी है, 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड यानी कि 2 सेकंड और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस इस इंटरवल के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 मीटर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग सारे इंटरवल्स के लिए हम लोग टाइमिंग और यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगेन इस इंटरवल में भी टाइम 2 सेकंड है और डिस्टेंस कितना है, वो 3 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट इंटरवल को भी देख लेते हैं कि इस इंटरवल में टाइम कितना है, दैट इज़ 2 सेकंड और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 3 मीटर। तो हमने जो कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था कि हर इंटरवल में टाइम और डिस्टेंस सेम हो रहा है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी कंडीशन को यहाँ पे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और हम लोग देखते हैं कि ग्राफ का नेचर कैसा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ यहाँ पे डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है तो उसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रख रहे हैं और जो टाइम है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है यानी कि उसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे दिखाते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं देन वाई को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ग्राफ में ये जो एक्स है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, यानी कि अभी हम लोग टाइम कॉमा डिस्टेंस को इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स को दिखाएंगे। तो अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या है, 2,3। ठीक है, 2,3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लोग देख लेते हैं, दैट इज 4,6, क्योंकि पहले टाइम होती है देन आफ्टर वहाँ पे डिस्टेंस हम लोग दिखाएंगे क्योंकि डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, इस टेबल से हम लोग देख सकते हैं 6,9 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 8,12। अब हम लोग को इसी कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला कोऑर्डिनेट देखते हैं, दैट इज यहाँ पे एक्स भी हमारा 0 है और वाई भी 0 है, यानी कि टाइम और डिस्टेंस दोनों ही 0 है, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट। ओके, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 2,3। ठीक है, तो 2 यहाँ पे एक्स एक्सिस यानी कि टाइम क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी कि ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4,6 यानी कि टाइम 4 और ये जो डिस्टेंस है वो 6 होना चाहिए, यानी कि दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 6,9 यानी कि टाइम 6 और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट। ओके, एंड द लास्ट कोऑर्डिनेट इज 8,12 यानी कि 8 टाइम एंड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट। ओके, अब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं और हम लोग फिर देखते हैं कि ये ग्राफ का नेचर कैसा है और ये ग्राफ हमारा किस तरीके का ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये पॉइंट को मिलाने के बाद ये लाइन हमारी इस तरीके की शो होती है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइन कैसी है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं स्लोप।
ठीक है। जैसा कि हम अपने फर्स्ट कंडीशन में जब बॉडी रेस्ट पे होती थी तो इस तरीके का हम लोग ग्राफ देखते थे और इसको हम लोग बोलते थे कि नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगेन हम लोग इस अपने इस ग्राफ में हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा है, इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, ग्राफ के लैंग्वेज में हम लोग इसको स्लोप कहते हैं। ठीक है, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो स्लोप की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये होती है वाई एक्सिस यानी कि डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टाइम। ठीक है, यही होती है वो स्लोप की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। हालांकि हम लोगों को 9th क्लास में एक्चुअली स्लोप हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ना ही इसकी वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करते हैं वो चीज़ हम लोगों को पढ़नी है, बट फिर भी हम लोगों को यहाँ पे 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगेन हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि इस ग्राफ से हमको ऐसी कौन सी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्लोप हमको यहाँ पे क्या बताएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप हमको दे रहा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस अपॉन में टाइम को हम लोग ज़रा थोड़ा सा बैक जा करके देखते हैं कि अपने इस बुक में हम लोगों ने डिस्टेंस अपॉन में टाइम किस फॉर्मूले के में पढ़ा था, तो हम लोग देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, दैट इज स्पीड। क्योंकि स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये जो स्लोप हमको दे रहा है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, दैट इज स्पीड। वो क्या है, वो स्पीड है। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है और जब वो स्लोप का फॉर्मेशन करता है तो ये स्लोप हमको क्या देती है, ये स्लोप हमको देती है स्पीड। ठीक है, स्लोप हमको क्या देती है, स्पीड देती है। ठीक है, यानी कि हम लोग सिंपली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ग्राफ का नेचर स्लोप होगा तो उस स्लोप से हम लोगों को क्या फाइंड आउट होगा, वो हम लोगों को स्पीड फाइंड आउट होगी। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ होगा यानी कि ये जो वैल्यू हम लोगों को फाइंड होगी वो एक्चुअली में क्या फाइंड होगी, वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वो क्या फाइंड होगी, वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस ग्राफ का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली चीज़ कि इसका नेचर कैसा होता है, इस ग्राफ का नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है स्लोप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका ये क्या है, इसका नेचर है, नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है, स्लोप है। ठीक है, और स्लोप हमको क्या देता है, स्लोप हमको स्पीड देता है। ठीक है, और वो भी कैसी स्पीड देती है, वो यूनिफॉर्म स्पीड हम लोगों को यहाँ इस ग्राफ से हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेकंड कंडीशन को भी समझ लेते हैं कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन होती है तो उस केस में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और हम लोगों को यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। If this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box. Thank you.